हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। यूजीसी ज्ञान में आपको पेपर नंबर 1 जर्नल प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स के सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज विद प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। अलग से कोई कोर्स नहीं करवा रहा, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो अब हमने जो स्टार्ट किया हुआ है एट प्रेजेंट, हमने पेपर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम सेकंड यूनिट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आज हम पार्टनरशिप को खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप में हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर किया था, जिसमें हम क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ का केस। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, आइए करते हैं स्टार्ट। On the retirement or death of a partner, the existing partnership deed come to an end, and its place a new partnership deed need to be framed. The remaining partners continue to do their business on changed terms and conditions. देखिए अब जो पार्टनरशिप को फिर से वो क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। रिवेलुएट की जाएंगी सारी एसेट्स लायबिलिटीज सब कुछ। तो उसमें वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड जो उनका वो पहले था, वो अब क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। मतलब अब जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो उनका कोई काम का नहीं रहेगा। अब वो एक न्यू डीड बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक पार्टनर जो रिटायर हो चुका है अब वो जा रहा है, तो हम सारी वैल्यूज हमारी एसेट्स की वैल्यू रिवेलुएट की जाएंगी। ठीक है, उसके बेसिस पर जो उसका अमाउंट होगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो देंगे अमाउंट उसको, वो कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। और रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में देंगे, ये भी एक बात है कि वो किस रेशो में देंगे। अब वो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, अमाउंट वो अपना कैपिटल सब कुछ लेकर जाएगा, वो किस रेशो में लेके जाएगा, वो पार्टनर्स देंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में देंगे, वो अपनी गेनिंग रेशो में देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। जैसे एडमिशन के टाइम पे था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो क्या करते थे कि जब सेक्रीफाइस करते थे उसी में उनको गुडविल उसको मिलती थी। ठीक है, बुक्स में एंट्री हम कैसे करते थे, जो वो अमाउंट गुडविल का लेके आएगा वो उनको रेशो में मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट हो गया, उसके गेनिंग रेशो में उन्हें मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। हु विल कंपनसेट द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। और किस फॉर्म में करेंगे, अपने गेनिंग में। किस रेशो में किया उन्होंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनकी चेंज होके आई। तो गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आता है हमारा एंट्रीज हमारी क्या होंगी, और एक रिटायरिंग पार्टनर जब वो जा रहा है तो उसके लिए हम क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या लेकर जाएगा अपने साथ। शेयर इन गुडविल, उसका हिस्सा एक गुडविल के अंदर भी होगा। रिजर्व्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में जितना पैसा है उसमें भी उसका शेयर होगा। और रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स लाइबिलिटीज को जो रिवेलुएट करके आएगा अमाउंट, वो भी वो अपने साथ लेकर जाएगा। तो क्या इसके लिए एंट्री करेंगे, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और उनकी जो गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, उतना अमाउंट वो ले जाएगा। जो पार्टनर्स है वो किस में देंगे, अपनी गेनिंग रेशो में देंगे। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट कैसे ड्यू करेंगे इसकी, अब रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। पेमेंट अगर कैश कर रहे हैं तो टू कैश, या फिर चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। उसके बाद अगर हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या हम एट प्रेजेंट उसको कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो उसकी कैपिटल लगी हुई है, आज वो रिटायर हो गया तो आज तक की हम उसकी कैपिटल मानेंगे। उसके बाद अगर हम उसका पैसा यूज कर रहे हैं तो फर्म के अंदर, तो हम उसे एज अ लोन ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, एज अ लोन। या तो उसी दिन वो अपना पैसा लेकर चला जाएगा। ठीक है, आज अगर वो पैसा नहीं लेके जा रहा है, या कोई भी फॉर्म में कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम भी लगता है, तो क्या करेंगे, हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अगर उसके बाद अब वो लोन में तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो अब लोन पे क्या देना होगा हमें, इंटरेस्ट। लोन पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। क्यों, अगर हम किसी थर्ड पार्टी से भी जब हम कोई अमाउंट लेते हैं तो हम क्या करेंगे, लोन लेने के बाद हम उसे इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही। तो इसी तरह इसको भी हम उसी तरह पेमेंट करेंगे।
अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपने इंटरेस्ट किस रेट से देना है लोन अमाउंट पे, तो हम उसी रेट पर देंगे। अगर कुछ भी नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले करवाए थे, रूल्स करवाए थे। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो या फिर साइलेंट हो किसी चीज को लेके, प्रोविजन को लेकर, तो उसमें उसमें जो रूल मेंशन है वो सभी को वही फॉलो करने होते हैं। तो इसके लिए भी एक रूल रूल बना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे? 6% पर एनम। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, अब हम लोन बोलेंगे क्योंकि वो लोन में ट्रांसफर हो चुका है। तो हम लोन बोलेंगे, उसे 6% पर एनम के हिसाब से हम उसको पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक बात ये देखिए, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्या था? फॉर्म। अब तक जो हमने ये किया था, एडमिशन का पॉइंट किया हमने, ये रिटायरमेंट का किया या फिर डेथ का किया, इसमें क्या हुआ? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या था? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि वो 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर्स हैं, उनको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया हमने। क्यों किया? अगर कोई पार्टनर एक और आ रहा है, तो वो पार्टनरशिप जो उनकी डीड बनी हुई थी, वो पेपर अब उनके काम का नहीं रहा। अब वो क्या करेंगे? उसे दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, दोबारा से रूल्स रेगुलेशन उसमें मेंशन किए जाएंगे। इसी तरह से जब रिटायर हुआ, तो रिटायरिंग में क्या हुआ? एक पार्टनर चला गया, तो भी चेंजेस आएंगे। तो उन्होंने वो डीड को दोबारा बनाया। उसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में भी सेम हुआ कि वो पार्टनर चला गया और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना फिर से डीड प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस रन करेंगे। तो अब तक हमने किया था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अब ये है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कंफ्यूज मत होना, ये है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब फॉर्म डिसोल्यूट होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस अब रन करना बंद कर देगा। वो डिसोल्व हो रहा है, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, बिजनेस बंद हो जाता है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, उसमें बिजनेस बंद नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, उसमें बिजनेस बंद नहीं होता है। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर दिस द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजेक्शन विद एनीवन। अब इसके बाद क्या होगा? वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगी। इट कैन ऑल्सो सेल द एसेट्स टू रियलाइज द अमाउंट। और जितनी उनकी एसेट्स होंगी उनको क्या करेगी? वो सेल कर देगी। जितनी भी एसेट्स सेल कर देगी और अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देगी। जितने भी ऑब्लिगेशंस होंगे वो सारा कंप्लीट पे कर दिया जाएगा। और पार्टनर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्लेम ऑफ पार्टनर्स। उनके पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल्स को, हर चीज को उनको सेटल कर दिया जाता है। तो वो कैसे कैसे होता है, अब हम वो करेंगे। पार्टनरशिप देखो, ये लिखा हुआ डिसोल्यूशन का रीजन क्या क्या था? डेथ था, एडमिशन था। अगर कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंट के केस में भी हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप उसको डिसॉल्व हो जाती है। अगर किसी पार्टनर की जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ ए पार्टनरशिप पीरियड। अब पार्टनरशिप पीरियड एक एग्री, मतलब म्यूचुअली उनका एग्रीमेंट हुआ है। 4 पार्टनर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम 5 इयर्स तक ही करेंगे बिजनेस या 10 इयर्स तक ही करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा पार्टनरशिप का। ठीक है, उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। फॉर्म कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है? उसके 4-5 मोड्स हैं ये। म्यूचुअल कंसेंट से, अगर 4 पार्टनर्स है, अगर वो म्यूचुअली चाह रहे हैं कि अब हम इसे बंद करना है बिजनेस को, तो वो कर सकते हैं इजिली। लेकिन सबका एग्री होना जरूरी है। ये नहीं है कि 3 एग्री है तो 4th एग्री नहीं है तो ऐसे ही वो डिसॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। सबकी कंसेंट जरूरी होती है। ये अंडर सेक्शन 40 के अंदर आता है। ये आप सेक्शन लर्न करके जाएंगे। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर वो अपना नोटिस, अगर वो कोर्ट में दे दे, अगर एक पार्टनर और पार्टनर्स को नोटिस दे दे कि भाई अब डिसॉल्व करना पड़ेगा या जो भी है, अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो वो भी डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन ड्यू टू कंटीजेंसीज, अगर कोई कंटीजेंसी यानी कोई कुछ हैपनिंग हो जाती है, मीन्स किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो आगे रन नहीं कर पाएंगे, मिसमैनेजमेंट हो जाए, तो इस केस में भी डिसॉल्व हो जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी भी कई बार हो जाता है। कंपल्सरी कैसे होगा? अगर बाय चांस कोई भी पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है,
इंसॉल्वेंट हो गया, अब कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए है नहीं, साउंड माइंड नहीं रहा उसका, तो भी क्या होगा कि वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कई बार क्या होता है कि अनलॉफुली बिजनेस चल रहा होता है कुछ, अब कोई एक्टिविटी आ जाती है जो अनलॉफुल, तो कोर्ट के कहने से भी वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। कोई मिसकंडक्ट हो जाता है बिजनेस के अंदर, कोई फ्रॉड का केस हो, तभी डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ फॉर्म डेट एंड प्राइवेट डेट्स। देखिए अब कोई भी फॉर्म है, डिसोल्यूशन उसका हो रहा है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को रिवेलुएट करते हैं, उनको सेल करते हैं, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम पे ऑफ करते हैं। अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि कितना अमाउंट नहीं बचता कि हम सबकी लाइबिलिटीज को भी पे कर दें। पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, कभी ये जरूरी नहीं होता कि सोल्वेंसी सभी सॉल्वेंट ही रहेंगे, या एक ही इंसॉल्वेंट होगा, सभी भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। ये अलग अलग केसेस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि पेमेंट हम करेंगे कैसे फर्म की। अगर हमारी लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज जितनी भी होगी फर्म हमेशा सबसे पहले वही पे करती है। एसेट को रिलीज किया, जितना अमाउंट हमारे पास आएगा उन सबसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को पैसा वापस देंगे। सबकी पेमेंट धीरे धीरे होती है इसमें, जिसकी पेमेंट उसके बाद क्या होता है कि कोई लोन आ गया, अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है इवन, पहले सारी आउटसाइड को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन की पहले पेमेंट होती है, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को सेटल करते हैं। अगर कोई भी पार्टनर इन केस अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई पर्सनल जितनी भी एसेट्स है वो सारी वो फर्म को लाके दे कि वो उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर सके। वो क्यों नहीं कह सकते, सबसे पहले इसमें एक रूल होता है कि प्राइवेट जो डेट्स होंगे, हर पार्टनर के जो प्राइवेट डेट्स होंगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबसे पहले वो अपने प्राइवेट डेट्स को पे करेगा, उसके बाद ही वो फर्म के डेट्स को पे करेगा। ये बात दोबारा सुनो कि जब भी कोई भी पार्टनर फर्म में अगर हमारा लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब जब हम से फर्म पैसा मंगवाती है कि हमें इतनी पेमेंट करनी है, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए पैसे कि जस्ट सपोज 10,000 10,000 10,000, तीनों एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए जैसे ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, अब उनका लॉस चल रहा है, उनके पास जो कैपिटल है यहाँ पर 50 लाख, ठीक है, 20 लाख, 30 लाख। रियलाइजेशन का हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया, लॉस हमारा आ गया यहाँ पर 20 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे, जो लॉस आया है हमारा इन तीनों से उतना पैसा मंगवाया जाएगा, कि तभी हमें पता चलेगा कि कौन सॉल्वेंट है कौन इंसॉल्वेंट है। तो जो भी पैसा लेकर आएंगे वो क्या करेंगे कि अब ये बी है, अब इसने कह दिया कि मेरे पास 20 लाख रुपए इतने लाने के लिए नहीं है। वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने पर्सनल डेट पे करेगा, जितने उसके पर्सनल डेट होंगे पर्सनल प्रॉपर्टी से, उसके बाद उसके पास जो पैसा होगा फॉर्म में वही लेके आएगा। अगर ये कहता है कि मैं 15 लाख ही दे सकता हूँ, तो हमसे ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो पर्सनल अपनी लाइबिलिटीज पे ना करे और सारा पैसा फॉर्म में लेकर आए। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो हमेशा प्राइवेट डेट्स को पे करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म में लाकर फॉर्म के डेट्स को पे किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद आता है गार्नर वर्सेस मरे का रूल। जो ये रूल है हमारा, ये 1904 में आया था, ठीक है, और जो ये था एक इंग्लैंड का केस था, बहुत फेमस केस, जिसमें गार्नर, मरे एंड विल्किंस तीन इसमें पार्टनर थे। इसको हम कंप्लीट इसका केस बताते हैं अभी आपको क्या था इसके बारे में। उससे पहले आप ये देखिए, जो डिसोल्यूशन किया जा रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, उसके ऊपर ही इसका ये केस था। आइए समझते हैं इसके केस को। गार्नर, मरे, और एक था इनमें विल्किंस, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल्स जो लगाई हुई थी, कैपिटल का अमाउंट
गार्नर का था 2500 करोड़ और मरे का था उसमें 314 करोड़ और इसमें था 263। ये भी क्या था इसका नेगेटिव बैलेंस। ठीक है। विल्किंस जो चल रहा था वो चल रहा था नेगेटिव बैलेंस में, वो इतना लॉस में चल रहा था। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जब बैलेंस आया, रियलाइजेशन हमारा लॉस कितना था, इसको आपको मैं अगर कंप्लीट ही बताती हूँ, इसका लॉस कितना था 636, 636। ये उनका लॉस का अमाउंट है रियलाइजेशन का टोटल। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1। गार्नर, मरे वर्सेस विलियम, 1:1:1। ठीक है। और गार्नर वर्सेस मरे, इनमें क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 212, 212 एंड 212। ओके। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो आया बैलेंस 2288, ये आ गया इसका बैलेंस। इसको इसमें से लेस किया, ये आ गया हमारा 102 और इसमें हमारा आ गया 475। ये हमारा, अब इसका लॉस देखो विल्किन का कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। उसका हो रहा है 475 करोड़ रुपीज का। तो इतना लॉस हो गया उसको। और अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। ठीक है। तो अब पार्टनरशिप में आपको ये बात पता होगी कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, मतलब चाहे उन्होंने कंपनी में कितना भी लॉस क्यों ना हो, उनको सारा कहाँ से देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी बियर करना पड़ेगा। तो अब गार्नर, मरे और विल्किंस, तीनों की सिचुएशन क्या रही हमारी, ये आ गई। बिजनेस चल रहा है बहुत ज्यादा लॉस में, सबका लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एट प्रेजेंट जो इनकी कैपिटल आ रही है वो उनकी सिचुएशन आ गई, ये आ गई। तो अब इस सिचुएशन से वे कैसे बाहर निकले। अब विल्किन ने तो कह दिया मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास तो पहले से इतना लॉस है, मेरे पास पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं बचा। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, वो तो बैठ गया अब आराम से। अब गार्नर मरे तो सोचने लग गए अब हम क्या करें, अब तो कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही। फिर गार्नर क्या कहता कि एक काम करते हैं, फिर हमें तो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। अब वो आउटसाइडर्स से क्रेडिटर्स तो आके कहेंगे ना कि हमारी पेमेंट करो। अब वे आकर तो खड़े हो गए गार्नर के पास, मरे के पास, बोले हमें पैसे दो। अब उनको ये टेंशन नहीं थी कि हमारे पैसे नहीं आएंगे। विल्किन तो इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन फिर भी उनको टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि गार्नर मरे दोनों हैं। क्यों, और वो सॉल्वेंट कंडीशन में है। सॉल्वेंट कंडीशन में क्या है कि जब वो लॉस भी उनको कहा गया 212 करोड़ दोनों को लेकर आने, तो वे तो अपना लाने के लिए रेडी है, उनके पास है इतना पैसा। लेकिन जो विल्किन का इतना लॉस है, अब उसको बियर कौन करेगा। अब ये बात आ रही है कि ये तो नहीं देगा कुछ भी, तो इसका लॉस कौन कवर करेगा, तो इसका लॉस करेंगे सोल्वेंट पार्टनर्स। ठीक है। गार्नर मरे दोनों को इसका लॉस को बियर करना पड़ेगा। अब गार्नर ने क्या कहा कि भाई इतना लॉस है जो, वो हम दोनों 50-50 डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1:1:1 है। मरे सोचने लग गया भाई इसको अगर मैं 1:1 में दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैं तो खुद भी लॉस में चला जाऊंगा। उसको भी टेंशन हो गई। फिर मरे ने एक बात कही कि भाई ये जो आप कह रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो कैसे पॉसिबल है। क्योंकि जो ये हमारा लॉस है वो क्या है, हमारा कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो गार्नर तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वल इक्वल ही होएगा। तो फिर वो केस गया कोर्ट में। कोर्ट में मरे तो ले गए इसको, गार्नर को बोला चल भाई कोर्ट में ही चलते, तो कोर्ट ही फैसला करेगी। उस टाइम जस्टिस कौन थे, जॉयस। किसने ये वर्डिक्ट दिए हैं, जॉयस ने।
जज ने क्या बोला कि भाई तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग है 1:1:1, ठीक है, लेकिन जो ये लॉस है आपका, ये कैपिटल लॉस है, इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रियलाइजेशन का लॉस आपका आया था 636 करोड़ रुपीज, इसको आप कह सकते हो कि इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा। लेकिन उसके बाद जब इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद सारी जो आपका आ जाता है बैलेंस, उसके बेस पर ही आपको विलियम का जो बैलेंस नेगेटिव उसको पूरा करना पड़ेगा। मींस जॉयस ने क्या वर्डिक्ट दिए, इसे हम कैपिटल लॉस मानेंगे और किस में करेंगे? दोनों की कैपिटल में। दोनों की कैपिटल में फिर गार्नर को क्या हुआ? ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे उन्होंने किया, फिर ये डिसाइड किया गया कि जो ये तो कैपिटल लॉस है और इनकी कैपिटल रेशो में डिवाइड किया जाएगा। तो इनकी कैपिटल है 2288:100। तो इसमें इन दोनों के लॉस को कैसे बियर किया जाएगा? गार्नर मरे ने कैपिटल लॉस। इंडिया में ये वर्डिक्ट्स थे जॉयस के इंग्लैंड में। तो इंडिया में भी आज यही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसके कॉन्ट्राडिक्ट किसी भी कोर्ट में कोई वर्डिक्ट्स नहीं आए हैं। तो आज भी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यही अप्लाई होता है। तो जितना भी सब कुछ अकाउंट्स में जब भी कोई सॉल्वेंट इंसॉल्वेंसी का केस आता है, तो हर किसी में यही गार्नर वर्सेस मरे रूल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं करवाने वाला, और सारा कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना पार्टनरशिप का। ये बस स्टार्टिंग से आपको मैं बता देती हूँ फिर भी। इसके हमने सारे कंप्लीट कंसेप्ट कर लिए हैं। ये देखिए, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हैं, एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में रूल्स क्या रहे हमारे, काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ड्राइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, एडमिशन, हमने सारा कंप्लीट इसका प्रोसीजर कर लिया है। और जो नेट के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है ये, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए। आपका डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो आप ये कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।